अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी 2026 में जो पेपर्स होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहला है डिफाइन द फॉलोइंग। कुछ डेफिनेशंस हैं, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले है एल्डोज। एल्डोज क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन आपको देखनी है। तो एल्डोज के एक टाइप है मोनोसैकेराइड की। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है, बेसिकली देखो, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सैकेराइड्स आपस में, मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब मोनोसैकेराइड ना बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप होती है एल्डोज। एल्डोज का मतलब क्या होता है कि इस मोनोसैकेराइड के अंदर CHO एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा। एल्डिहाइड और इस सारे ग्रुप्स को हम प्रीवियस चैप्टर में ना डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग ना उस वीडियो को जाके जरूर देखो ताकि आप यहाँ पे इन फंक्शनल ग्रुप्स को समझ सको। ठीक है, तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए तो वो कहलाते हैं एल्डोज। उसके बाद कीटोज क्या है, ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जाए। कीटोन ग्रुप क्या होता है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप पाया जाए, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ हो, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ हो और ये ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये कहलाता है कीटोन ग्रुप। तो कीटोसिस कहते हैं ऐसे मोनोसैकेराइड को जिनके अंदर कीटोन ग्रुप पाया जा रहा हो। सैकेराइड्स क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड्स कहा जाता है। सैकेराइड्स क्यों, क्योंकि ये जो सैकेराइड है ना, इसका मतलब होता है सिंपल शुगर, या फिर ये भी कह सकते हैं स्वीट, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो थोड़े थोड़े लिटिल स्वीट होते हैं, इस वजह से इनका नाम सैकेराइड रखा गया। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि सैकेराइड आर कार्बोहाइड्रेट्स often referred as sugars and are classified based on the number of sugar units they are contained। तो शुगर यूनिट्स किसको बोला जा रहा है, बेसिकली मोनोसैकेराइड एक छोटे छोटे शुगर यूनिट्स है। जब बहुत सारे छोटे छोटे सैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उसकी बात है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो बायो का वर्ड आ रहा है, जहाँ पे भी बायो का वर्ड आया मतलब लाइफ से रिलेटेड कोई बात होने वाली है, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है। तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखी हुई है, इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डीएनए इज द परमानेंट स्टोरेज साइट फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो जो हमारा सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई भी होती है और उधर से ट्रांसफर भी हो रही होती है। ट्रांसफर होना, स्टोर होना, ये काम हो रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, अब डीएनए के पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे बालों का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, मतलब जो भी जीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर होगी। उसके बाद दूसरा है इट कन्वेज दिस इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिल्ड सर्टेन प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड from generation to generation. These instructions are referred to the genetic code of life. They decide whether a cell is a nerve cell or a muscle cell and if an organism is a man, a tree or a buffalo। तो देखो वही वाली बातें लिखी है कि जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर कुछ खास कोड्स होते हैं। ठीक है, अब वो कोड क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम करवा रहे होते हैं। वो प्रोटीन भी बनवा रहे होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें जो सेल बनाना है, क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियस ही सारे काम, सारी बॉडी के काम जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल का ब्रेन होता है। सेल का ब्रेन होने की वजह से वो सारा सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, बेसिकली न्यूक्लियस डीएनए से मिलके बना है। तो डीएनए क्या क्या काम करवा रहा है
कि वो डिसाइड करता है कि भाई हम सेल बनाने लगे बॉडी के अंदर, तो वो मसल सेल होना चाहिए या फिर वो कोई और किस्म का सेल होना चाहिए, किसी और ब्रेन का सेल होना चाहिए, मसल का सेल होना चाहिए, कहाँ का सेल होना चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनाइज्म है वो बुफेलो होना चाहिए या चिकन का सेल। मतलब ये सब देख के डिसाइड करता है कि भाई अगर कोई सेल है वो चिकन का सेल है तो वो चिकन कह रही हूँ हैन का सेल है तो वो हैन ही के जैसे आगे सेल मजीद डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि हैन के अंदर इंसान के सेल बनना शुरू हो जाए, नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर कोडेड होती हैं चीज़ें, सिर्फ वो कोड्स पढ़ के डीएनए ये काम कर रहा होता है। उसके बाद है लास्ट, प्रोटीन फॉर्मेशन इन न्यू सेल इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इससे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नाइट्रोजनस बेसिस के काम कैसे करवाना है या काम क्या करवाना है, ये नाइट्रोजनस बेसिस करवा रही होती है सारा काम। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब लास्ट है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाए वो फैट सॉल्युबल है, और पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाए तो वाटर सॉल्युबल है। तो फैट सॉल्युबल में क्या है, देखिए पहली बात कि दे आर सॉल्युबल इन फैट, और ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। फैट सॉल्युबल के अंदर क्या है कि फैट सॉल्युबल को क्या चाहिए होता है, बाइल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं या फिर फैट चाहिए था ऑब्जॉर्प्शन के लिए। बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो गॉल ब्लैडर से जो भी सॉल्ट्स आते हैं ना या पैनक्रियाज से आते हैं वो कहलाते हैं बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो या तो इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये लाजमी चाहिए, वरना फैट मौजूद होना चाहिए तभी एब्जॉर्ब होंगी ये बॉडी के अंदर। और विटामिन में क्या होगा, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पानी है तो ये तो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फैट सोल्यूबल नॉर्मली दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो फैट सोल्यूबल यूरिन के अंदर एक्सक्रीट नहीं होते, लेकिन वाटर सोल्यूबल जो है वो यूरिन के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसकी बात है दीज आर जनरली स्टोर्ड इन लिवर। फैट सोल्यूबल लिवर के अंदर स्टोर्ड होते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल है वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, उसी वक्त आते हैं और यूटिलाइज हो जाते हैं। लेकिन एक वाटर सोल्यूबल के अंदर विटामिन है जो कि विटामिन B2 है, सिर्फ ये बॉडी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो अच्छा एक और क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। राइट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स, ये क्वेश्चन है, ये मैं लिखना भूल गई। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं, शेयर हुआ हुआ आप लोगों के साथ पहले से ही। तो सबसे पहले क्या है, एंजाइम ईस्ट। ठीक है, अब ईस्ट जो है ये एक फंगस होती है जिसको हम लोग उर्दू में फफूंदी कहते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर की ब्रेड पे लग जाती है तो वो फंगस होती है। तो ईस्ट एक फंगस है जो कि किंगडम फंगी से रिलेट करती है, यानी कि बायो के अंदर बहुत बायो के बच्चों को रिलेटेबल होगी ये बात कि किंगडम फंगी एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशी है जिसके अंदर फंगस आती है सारी हर टाइप की। अब ईस्ट का क्या काम होता है कि ये शुगर्स को यानी कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर सकती हैं अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और ये किस प्रोसेस के थ्रू करवाती है, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ईस्ट किसी भी कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करवाती हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। ठीक है, जिसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। हम लोगों ने मोनोसेकेराइड पढ़ा, मोनो मतलब छोटा होता है, फिर ओलिगोसेकेराइड होता है और फिर पॉलीसेकेराइड यानी कि पॉली मतलब बहुत बहुत बड़ी बड़ी चेंज होती है इसके अंदर शुगर की। अब इसके अंदर क्या होता है कि कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड्स। तो सेल्यूलोज क्या है, बेसिकली मैंने बताया ना कि भाई वही कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी चेन होती हैं
और इसके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन से ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। याद रखना आप लोगों ने, जैसे प्रोटीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, अमीनो एसिड के बीच में, इसी तरीके से मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के बीच में बॉन्ड जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है। इनके बॉन्ड के बस नाम है, आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद है एमाइलेज। एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि हमारे मुंह में भी मौजूद होता है, हमारे स्टमक में भी मौजूद होता है। ये क्या काम करवाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करवाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाकर जो भी हम खाते हैं वो बहुत बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए इनकी डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं ताकि सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए हमारा खाना। तो इसी तरीके से अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। ठीक है, जैसे कि माल्टोज में या ग्लूकोज के ना टूटता है। हम लोगों ने कहते हैं ना नॉर्मली कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है उससे। ठीक है, तो उसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।